नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है कलाम की जो टास्क टेस्ट सीरीज हो रही है ऑफलाइन रीड की, उसका पहला भाग देख चुके 30 क्वेश्चन। आज हम 31वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे भाग 2 में। और आपने जो पहले जो क्लास है उसको जो रिस्पॉन्स दिया उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन आज का 31वां कि 8 से 12 वर्ष की आयु के बालक का संबंध पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था से है। तो देखो, पियाजे ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें 3 अवस्थाएं दी थी। सबसे पहले दी थी उन्होंने नैतिक यथार्थता, दूसरी दी थी नैतिक समानता और तीसरी दी थी नैतिक सापेक्षता। ठीक है, परंपरागत नैतिक तर्कना जो है पियाजे के नैतिक विकास का जो है सिद्धांत जो है उसकी अवस्था नहीं है। तो ध्यान रखना, ऊपर वाले 3 जो है इसकी अवस्थाएं हैं। तो नैतिक यथार्थता की जो आयु बताई इन्होंने वो बताई जन्म से लेकर 7 से 8 वर्ष तक, जन्म से 7 से 8 वर्ष तक। ठीक है, और नैतिक समानता की जो आपकी अवधि बताई उन्होंने वो 7 से 8 वर्ष लेकर 12 वर्ष तक। ठीक है, कब तक? 12 वर्ष तक। और नैतिक सापेक्षता जो है आपकी 12 प्लस वर्ष की जो है आपकी बताई गई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 8 से 12 वर्ष तक कौन सी जो है अवस्था बताई नैतिक विकास की पियाजे ने। तो जो है आपको क्लियर हो रहा होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, नैतिक समानता। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 32। देखो अपन जो है ये रीट, देखो यहाँ पर आपको लेवल 2 एसएसटी जरूर दिख रहा होगा, लेकिन लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल जो है 2 साइंस मैथ के लिए सेम यही क्वेश्चन आए थे उस टेस्ट में। ठीक है, सब्जेक्ट के अलग आए थे, वो मैं सबके अलग अलग करवा दूंगा आपको। तो ये आप ये ना नहीं सोचना कि लेवल 2 एसएसटी का पेपर है, ये सारे जो है साइकोलॉजी तो सबके सेम ही आती है। फिर है ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना जो है किस विकास का भाग है। तो कल बात कर चुके, जो ब्रिजेस है इन्होंने बताया कि 24 माह के बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। 24 माह के जो बालक होता है उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, संवेगों का विकास हो जाता है। और इन्होंने क्या बताया था कि जन्म के समय जो है उत्तेजना होती है, जन्म के समय जो संवेग होता है सबसे पहला संवेग होती है उत्तेजना। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ब्रिजेस के अनुसार जन्म के समय कौन सा संवेग होता है बालक में। तो ध्यान रखना उत्तेजना। और सबसे लास्ट में जो संवेग आता है वो आता है ईर्ष्या। ठीक है, तो अब यहां पर पूछा, देखो बात किसकी हो रही है? संवेगों की। तो उत्तेजना किसका जो है विकास का भाग है? तो यह है संवेगात्मक विकास का भाग। कल वाली क्लास में वैसे तो अपन ने ये चीज देख ली थी, अगर आपने नहीं देखी कल वाली क्लास तो जरूर जो है चैनल पर जाकर देखें, मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है इसकी। अगला क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन देखो। नेहा खुद को अपनी मां द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए खाने से रोकती है। ठीक है, नेहा खुद को अपनी मां द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है। ठीक है, नेहा जो है अपनी मां द्वारा जो मिठाई लाई गई है जो मेहमानों के लिए लाई गई है उसको खाने से खुद को रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। तो कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है। तो देखो ऊपर जो पढ़ा वो जो है पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत था और एक नैतिक विकास सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने। तो यहाँ क्या बोल रहा है, नेहा जो है खुद को जो है वो मिठाई खाने से रोकती है जो उसकी माँ जो है मेहमानों के लिए लाई थी। क्या सोचकर रोकती है कि अगर वो पकड़ी गई तो उसे क्या मिलेगा, दंड मिलेगा या वो पकड़ी जाएगी। तो ये जो है कोहलबर्ग के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, कल वाली क्लास नहीं देखी तो पहले वो देखें, ज्यादा अच्छे से ये समझ में आएगी। कल अपन बात कर चुके कोहलबर्ग में जो है 3 स्तर बताए थे, जिसमें से पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर। कौन सा? पूर्व परंपरागत स्तर। और पूर्व परंपरागत स्तर है, इसमें 2 अवस्थाएं बताई थी आपन ने, एक तो दंड व आज्ञाकारिता, दंड व आज्ञाकारिता, और दूसरी बताई थी अपने यांत्रिक सापेक्षता। कौन सी? यांत्रिक सापेक्षता। ठीक है, यांत्रिक सापेक्षता। और इन दोनों की अपन ने जो है चर्चा भी करी थी। दंड व आज्ञाकारिता जो अवस्था है, पहली अवस्था है पहले स्तर की, इसमें जो है क्या बोला गया था कि जो है बालक जो है ना बालक कोई कार्य दंड से बचने के लिए करता है, कोई कार्य दंड से बचने के लिए करता है, दंड से बचने के लिए करता है, वही बात हो रही है, बचने के लिए करता है। तो मतलब कोई बालक जो होता है कोई भी कार्य दंड से बचने के लिए करता है, और यहां वही चीज हो रही है कि बालक क्या कर रहा है, कोई भी जो कार्य है वो दंड से बचने के लिए कर रहा है। तो इसकी जो उत्तर क्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ठीक है, दंड मतलब सजा, नाम अलग अलग मिल सकते हैं आपको, ध्यान रखना। दंड व आज्ञाकारिता को सजा और आज्ञाकारिता लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पूरा जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो पिछली जो है क्लास उसमें चर्चा अपने कर चुके हैं। यांत्रिक सापेक्षता में क्या होता है कि कोई भी बालक होता है वो इसलिए कार्य करता है कि उसको बदले में कोई लाभ हो सके, बदले में कुछ मिल सके। ठीक है, जैसे को तैसा सिद्धांत जो होता है वो यांत्रिक सापेक्षता में आता है।
ठीक है। यांत्रिक सापेक्षता में क्या आता है, जो है कोई भी बालक कोई कार्य लाभ अपने लाभ के लिए करता है, मतलब उसको कुछ फायदा होगा तभी कोई कार्य करेगा। और दंड व आज्ञाकारिता में क्या होता है, सजा और आज्ञाकारिता जो है उसमें क्या होता है, कोई बालक अपना कार्य जो होता है ना वो दंड या सजा से बचने के लिए करता है। और वहां पर यही हो रहा है कि अगर वो पकड़ी गई तो सजा होगी, इसलिए वो अपने आप को रोक लेती है। तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है। तो देखो पियाजे ने जो है 4 अवस्थाएं बताई, जिसमें पहली अवस्था थी आपकी संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, पियाजे का जो सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास का, उसकी पहली अवस्था कौन थी, संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं इसको। ये जो है आपकी कहां से कहां तक थी, तो ये आपकी थी 0 से 2 वर्ष तक। कहां तक, 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद में दूसरी जो अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या कह सकते हो आप पूर्व कार्यात्मक अवस्था, और ये आपकी होती है 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, फिर जो इसके बाद में आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, नाम ध्यान रखना। ठीक है, तीसरी अवस्था क्या बताई थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये इन्होंने बताई थी 7 से लेकर 11 वर्ष तक। ठीक है, और उसके बाद में बताई थी चौथी अवस्था औपचारिक क्रियात्मक या औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, और ये होती है 11 से 15 वर्ष तक के बालक की। अब यहां पर पूछा किशोरावस्था की कौन सी जो है अवस्था इनमें सम्मिलित है, तो आपको पता है किशोरावस्था 11 वर्ष से बाद में शुरू होती है, 11 या 12 वर्ष से शुरू होती है। तो किशोरावस्था कौन सी अवस्था में आएगा, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था में। लॉजिक वाला क्वेश्चन है ये, अगर ये एज याद है आपको तो आप झट से उत्तर लगा दोगे 2। क्यों, क्योंकि 11 से 15 जो वर्ष होते हैं वो किशोरावस्था के होते हैं, और उस अवस्था में जो है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था या कार्यात्मक अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 क्या बोल रहा है कि निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ध्यान रखना इस बात का, आप अच्छे से देखो। जो विकास के बारे में एक चीज ध्यान रखना आपको कि जो विकास जो होते हैं ना, विकास वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। विकास, जितने भी विकास होते हैं वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यानी शारीरिक विकास मानसिक से, मानसिक विकास भाषाई से, भाषाई नैतिक से, नैतिक संवेगात्मक से जो होते हैं निर्भर करते हैं। तो देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं, तो देखो शारीरिक बौद्धिक से जुड़ा होगा, बौद्धिक वापस शारीरिक से, बौद्धिक सामाजिक से भी जुड़ा होगा, सामाजिक संवेगात्मक से, संवेगात्मक नैतिक से, नैतिक वापस शारीरिक से। कुल मिला के ये जाल होता है, एक विकास दूसरे विकास पर जो होता है निर्भर करता है या फिर एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि विकास और वृद्धि के जितने भी आयाम हैं वो सारे के सारे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो यहां पर जो है सभी निर्भर करेंगे, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 4, उपरोक्त सभी। मतलब जितने भी प्रकार के विकास और वृद्धि है वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। भाषाई विकास मानसिक विकास पर निर्भर करता है। आपको पता ही होगा कि भाषा अगर आप सीखते हो उसके लिए आपका दिमाग भी अच्छा होना चाहिए। तो मानसिक पर मानसिक, शारीरिक पर अगर स्वस्थ शरीर होगा तो मस्तिष्क स्वस्थ होगा। तो हर चीज जो है, हर विकास एक दूसरे पर आपका निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो सक्रिय सदस्य जो है ना आपके, वो समकक्षीय वर्ग के कब बनते हैं, बाल्य अवस्था में। कौन सी अवस्था में, बाल्य अवस्था में। और बाल्य अवस्था में भी कौन सी अवस्था में, बाल्य अवस्था भी आपको पता है 2 जो है भागों में बंटी होती है। ठीक है, बाल्य अवस्था भी आपकी 2 भागों में, एक तो उत्तर बाल्य अवस्था और एक होती है आपकी पूर्व बाल्य अवस्था। तो देखो पूर्व बाल्य अवस्था में तो बालक छोटा होता है, जो उत्तर बाल्य अवस्था होती है ना उसमें बालक समकक्षी वर्ग का सक्रिय सदस्य बनता है। और कल इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। पिछली क्लास नहीं देखी तो देखें, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें। मैंने खुद ने जो है आज तक 3 टीचिंग एग्जाम क्लियर किए हैं, तो मैं आपको जो है एकदम सही और सटीक और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ जो है हर चीज करवाऊंगा। ठीक है, उत्तर बाल्य अवस्था में क्या होता है, समकक्षी वर्ग का सक्रिय सदस्य बनता है। ठीक है, और एक दो समलैंगिक भावना भी इसमें ही पाई जाती है। समलैंगिक भावना ये भी अलग चीज है। ठीक है, समकक्षी वर्ग मतलब अपने एज के, और समलैंगिक मतलब अपने ही, मतलब लड़का लड़के से, लड़की लड़की के जो है दोस्त बनते हैं, और जो है सर्किल बनता है उनका। ठीक है, ये भी उत्तर बाल्य अवस्था की ही विशेषता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखो अभी जो है ऊपर अपन करके आए थे, कौन सा क्वेश्चन करके आए थे, ये वाला क्वेश्चन। ये किया था ना मैंने, अवस्थाएं बताई थी चारों, वही क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया। अब कर्म पूछ लिया। कर्म क्या है कि जो है पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। तो ऊपर बात कर चुके, सबसे पहले कौन सी अवस्था आती है, संवेदी गामक या संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, संवेदी गामक अवस्था। दूसरे पर आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऊपर बात कर चुके। तीसरे पर आती है आपकी
ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दोनों एक ही नाम है, ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथे पर जो लास्ट अवस्था आती है वो आती है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो ये जो है आपके ध्यान रखने हैं। तो इस ऑप्शन से देखो कौन मैच खाता है। सबसे पहला देखो संवेदीगामक इसमें है और संवेदीगामक इसमें है, बाकी दो में संवेदीगामक है ही नहीं पहले पर, तो ये तो गलत हो गए। फिर आपका पूर्व संक्रियात्मक, तो पूर्व संक्रियात्मक यहाँ पर है, यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक है, तो ये भी गलत हो गया। तो ये तीनों गलत, तो बचा क्या, ऑप्शन 1। उसके बाद में देखो मूर्त संक्रियात्मक, तो ये रही मूर्त संक्रियात्मक। और उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक या औपचारिक क्रियात्मक। नाम चेंज हो सकते हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि हिंदी में जो है एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। देखो चालक जो होता है ना, संवेदी चालक, उसको संवेदी गामक भी कहते हैं, संवेदी पेशीय भी कहते हैं। तो नाम का ध्यान रखना। तो ये सारे देखो मूर्त को जो है मूर्त संक्रियात्मक और ठोस संक्रियात्मक दोनों कहते हैं। तो ऑप्शन जो है 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अपन जो है साइकोलॉजी नहीं हर सब्जेक्ट करेंगे, जो है कलाम के जितने भी पेपर होंगे सारे आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। सबसे पहला शारीरिक विकास, तो आपको पता है किशोरावस्था में शारीरिक विकास बहुत अच्छी तरीके से होता है, ठीक है। जो है अलग अलग प्रकार की जो है बच्चा है, जो है आपका बाल्यावस्था से जो है एक वयस्क अवस्था के बीच की जो कड़ी होती है किशोरावस्था, इसमें शारीरिक विकास अच्छी गति से होता है। फिर जो है मानसिक विकास, तो आपको पता है बालक जैसे जैसे बड़ा होता है तो मानसिक विकास तो उसका बढ़ता ही जाता है। फिर समूह का महत्व है, तो ध्यान रखना जो है समूह का महत्व बहुत होता है। मतलब जो है आपने देखा होगा, आप स्कूल में जाओगे या खुद भी आप जब टीनेजर थे तब जो है किशोरावस्था में जो है आप अपने दोस्त के लिए जो है कहते थे ना कि दोस्त के लिए तो जान दे देंगे, तो वही बात है, समूह का महत्व है। यानी अपनी जो गैंग होती है ना उसके लिए कुछ भी कर देंगे, भाई इतने आदमी बुला लूंगा आ जाना, तो वो होता है समूह का महत्व, ठीक है ना। उसके बाद में तीव्र समायोजन, देखो तीव्र समायोजन किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में जो है कुसमायोजित होता है बालक। क्या होता है, कुसमायोजित, क्या होता है, कुसमायोजित होता है। तो समायोजन तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर विशेषता नहीं पूछी है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि तीव्र समायोजन जो है किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि इसमें बालक जो होता है कुसमायोजित हो जाता है, अच्छे से समायोजन नहीं कर पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता खुद को। तो तीव्र समायोजन जो है किसी भी प्रकार की विशेषता जो है किशोरावस्था की नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 39वां क्वेश्चन बोल रहा है, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था क्या कहलाती है। कल अपन बात कर चुके हैं कि जो है कोई बालक जो है उसको यदि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही फिर भी वह अस्तित्व में है, मतलब उसके सामने कोई वस्तु नहीं है फिर भी उसका अस्तित्व है, यह अवस्था कहलाती है आपका वस्तु स्थायित्व का गुण। कौन सा, वस्तु स्थायित्व का गुण। और वस्तु स्थायित्व का गुण है जो आपका जो पहली जो अवस्था होती है ना संवेदीगामक, संवेदीगामक अवस्था, उसमें शुरू होता है। इसमें क्या होता है, संवेदीगामक अवस्था जो पहली अवस्था है इसमें क्या होता है, शुरू होता है, मतलब इसके प्रारंभ में नहीं होता, इसके लास्ट में शुरू होता है। और बाकी जो आगे की 3 अवस्थाएं उनमें पाया जाता है। वो जो है आपका पूर्व संक्रियात्मक में भी पाया जाता है, वो आपका मूर्त संक्रियात्मक में भी पाया जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक में। मतलब जो संवेदीगामक अवस्था है उसके जो है लास्ट में जाकर वस्तु स्थायित्व समझना शुरू करता है। तो जो है सबसे कम जो है आपका जो अनभिज्ञ किस्म होता है, ये मतलब जो है बालक जो है वस्तु स्थायित्व के बारे में अनभिज्ञ होता है आपका संवेदीगामक अवस्था में। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में जाकर जो है बालक को जो है वस्तु स्थायित्व का गुण आता है। वस्तु स्थायित्व का गुण क्या होता है कि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही फिर भी उसका अस्तित्व है। यह बात जानने में जो है बालक को संवेदीगामक अवस्था में जो है अनभिज्ञ होता है, उसको इतना पता नहीं होता। हालांकि वस्तु स्थायित्व संवेदीगामक अवस्था के अंतिम चरण में शुरू हो जाता है और जो है जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें एकदम अच्छे तरीके से जो है वस्तु स्थायित्व आ जाता है। तो वस्तु स्थायित्व का गुण कौन सी अवस्था में जो है शुरू होता है या फिर उसमें जो कम पाया जाता है, तो ध्यान रखना संवेदीगामक अवस्था में या ना के बराबर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन बोल रहा है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था कौन सी है। अगर कल वाली क्लास आपने देखी होगी ना तो आप हाथों हाथ बता देंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जो कोहल वर्ग है उसने जो है 3 स्तर जो है आपके 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई। पहला स्तर था पूर्व परंपरागत अवस्था। कौन सा, पूर्व परंपरागत अवस्था। दूसरा स्तर था आपका जो है परंपरागत अवस्था। कौन सी, परंपरागत स्तर। तीसरा था उत्तर परंपरागत स्तर। ये 3 स्तर थे, ठीक है। और इन तीनों में जो है 2-2 अवस्था होके कुल 6 अवस्थाएं बताई उसने। पहली अवस्था तो थी आपकी दंड व आज्ञाकारिता, दंड व आज्ञाकारिता। और कल अपन जो अभी जो ऊपर वाले जो है क्वेश्चन उसमें भी क्लियर करके आए, दंड व आज्ञाकारिता। दूसरी इसमें थी यांत्रिक सापेक्षता। कौन सी, यांत्रिक सापेक्षता, ठीक है। ये 2 हो गई पहले में। फिर आता है परंपरागत स्तर। और परंपरागत स्तर है इसमें पहली तो है उत्तम लड़का लड़की अवस्था। कौन सी, उत्तम लड़का लड़की अवस्था, उत्तम लड़का उत्तम लड़की अवस्था, ठीक है।
इसमें जो है ये तीसरी होगी, और इसमें दूसरी और वैसे चौथी होती है आपकी सामाजिक कर्म संपोषित। ठीक है। फिर जो है उत्तर परंपरागत में जो है सबसे पहली जो आती है वो आती है आपकी सामाजिक अनुबंध उन्मुक्तता। ठीक है। और लास्ट जो छठी आती है इसकी वो आती है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ये अवस्थाएं होती है। ठीक है। और कल अपन इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो यहां पर ये पूछा है पांचवी अवस्था कौन सी है, तो पांचवी अवस्था देखो आपको सामने दिख रहा होगा, एक मिनट, पांचवी अवस्था देखो, पहली ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी कौन सी होगी, सामाजिक अनुबंधन वाली। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा सामाजिक अनुबंधन, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। ये कौन सी अवस्था है आपकी, वैसे जो है तीसरे स्तर की पहली और वैसे पांचवी है। आज्ञाकारिता एवं दंड वाली कौन सी है, पहली। व्यक्तिगता एवं विनिमय ये कोई अवस्था नहीं है। सामाजिक कर्म को लागू करना, तो सामाजिक कर्म को लागू करना कौन सी आपकी जो है, ये है 4 नंबर। ठीक है। इस हिसाब से आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 41वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक कौन है। सबसे पहली बात तो संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, तो संज्ञानात्मक विकास होता है तर्क, विचार और समस्या समाधान करने की जो है आपकी जो है समस्या समाधान, ये सारे के सारे जो है आप जिस मतलब चीज से करते हो उसको संज्ञान कहते हैं। मतलब तर्क करना, विचार करना, समस्या समाधान करना, ये सारे संज्ञानात्मक के अवयव है। ठीक है। ये सारे संज्ञान के अवयव है। और संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक कौन होता है, ये ध्यान रखना, तो ये होती है अनुवांशिकता। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। परिवार भी नहीं होता, विद्यालय भी नहीं होता, आर्थिक स्थिति भी नहीं होती, अनुवांशिकता जो होती है वो संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक तत्व है। अगला क्वेश्चन नंबर 42वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया है। रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया, कल अपन ने क्या पढ़ा था, जो पुरानी जो जानकारी है उसमें नवीन जानकारी को जो संतुलन करने की प्रक्रिया थी ना, संतुलन नाम आते तो आपको करना साम्य धारण। क्या करना है, साम्य धारण, जो कल क्वेश्चन आया था, साम्य धारण। ये तो कब है, जब जो है मौजूदा जानकारी में नई जानकारी का संतुलन स्थापित किया जाता है, तो होता है साम्य धारण। लेकिन यहां पर आ रहा है कि मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी शामिल करना, तो ये होता है आत्मसातीकरण। रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी कैसे शामिल करोगे। बात बालक की हो रही है। बालक देखो आपको जो है एक मतलब जो है, ये मान लो कि जो है बिल्ली को देखता है। ठीक है। कल भी एग्जांपल दिया था मैंने, बिल्ली को देखता है, तब उसको क्या लगता है कि एक छोटा सा जानवर है। जब वो नया बालक मतलब शेष अवस्था में होता है, तो उसको क्या लगता है कि ये जो है आपका जो है ये छोटा सा जानवर है, 4 टांगे है, ये सफेद या काले कलर का है, और इसको हम बिल्ली कहते हैं। जब वो कुछ दिन बाद में बिल्ली को वापस देखता है, तो उसको देख के लगता है कि ये बिल्ली है, लेकिन फिर वो उसकी आवाज सुनता है कि वो म्याऊं म्याऊं करती है। तो फिर वो क्या करता है, जो उसका मौजूदा ज्ञान होता है ना कि बिल्ली एक 4 जो है पैर का एक छोटा सा जानवर है, उसमें जो नई जानकारी जो है ले लेता है कि वो म्याऊं म्याऊं भी करती है, तो उसको कहते हैं आत्मसातीकरण। ठीक है। ऑप्शन जो है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 43। सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर दें। ठीक है। मैं आपको जो है मैथ भी कराऊंगा, साइंस भी कराऊंगा, एसएसटी भी कराऊंगा, हिंदी भी कराऊंगा, शिक्षण विधियां भी कराऊंगा, पर्यावरण अध्ययन भी कराऊंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें। पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में 7 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो अभी ऊपर हम बात करके आए, देखो डिटेल से हर चीज आपके समझ में आ जाएगी। तो अपन बात कर चुके, सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है, तो होती है संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था कौन सी, कहां से कहां तक होती है, तो अपन कह चुके संवेदीगामक होती है 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है। फिर जो आपकी आती है वो आती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व संप्रत्यात्मक। नाम जो है ध्यान रखना, पूर्व आगे लगना चाहिए। और ये आपकी जो होती है वो होती है 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है। उसके बाद में आती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, और ये होती है आपकी 7 से 12 वर्ष तक। और फिर आती है औपचारिक 12+, ऊपर बात कर चुके। तो जो है 7 से 12 कौन सी है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 44। अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है वह अवस्था है। अभी ऊपर बात करके आए हैं समकक्षी समूह। समकक्षी समूह कौन सी जो है अवस्था में बनाता है बालक, तो ये बनाता है उत्तर बाल्य अवस्था में। कौन सी अवस्था में,
उत्तर बाल्यावस्था में। अगर उत्तर बाल्यावस्था ऑप्शन में नहीं है तो सिर्फ बाल्यावस्था को देखो। किसको देखो? सिर्फ बाल्यावस्था को। और सिर्फ बाल्यावस्था ये रही, मतलब बालक समूह कौन सी अवस्था में बनाता है? समकक्षी समूह बनाता है। कौन सी में? बाल्यावस्था में। अगर यहाँ पर बाल्यावस्था की जगह उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था दोनों ऑप्शन में होते तो अपन कौन सी उत्तर को मानते? उत्तर बाल्यावस्था को। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, वेलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था है क्या है? तो सबसे पहले वेलेंटाइन क्या है? तो ये एक मनोवैज्ञानिक है, आदमी का नाम है, तो कुछ और मत समझ लेना आप वेलेंटाइन को। ठीक है, फिर है वीर पूजा की अवस्था। ये अवस्था जो है आपकी होती है किशोरावस्था। क्या होती है? किशोरावस्था। ठीक है, फिर है रुचियों में अस्थिरता की अवस्था। तो ये भी आपकी किशोरावस्था है। अस्थिर के नाम आते हैं, आप किशोरावस्था ध्यान रखना है। फिर सीखने का आदर्श काल, ये आपकी शैशवावस्था की अवस्था है, शैशवावस्था। क्योंकि जो है बालक जो है छोटा होता है तब जो सीखता है ना, वो आगे जाके वैसा ही व्यवहार करता है। तो सीखने का सबसे आदर्श काल वेलेंटाइन ने किसको माना है? तो सीखने का सबसे आदर्श काल माना है शैशवावस्था को। और कल हम बात कर चुके हैं कि जो प्रारंभिक विकास होता है, मतलब शैशवावस्था प्रारंभिक अवस्था होती है। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से ज्यादा क्या होता है? महत्वपूर्ण। मतलब बाद में विकास इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना प्रारंभिक है। तो सीखने का आदर्श काल होता है शैशवावस्था। इसमें बालक जैसा सीखेगा, जैसे संस्कार लेगा, आगे जाके वैसा ही बनने वाला है। ठीक है, काम प्रवृत्ति की तीव्रता की अवस्था, तो ये भी आपकी किशोरावस्था की ही जो है क्या है? किशोरावस्था की ही विशेषता है। तो कुल मिला के जो है सीखने का आदर्श काल वेलेंटाइन ने शैशवावस्था को कहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 46 बोल रहा है कि किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था की ओर बढ़ते हैं। ये कथन किसने कहा? देखो, कथन वाले क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से ये मान के चलो 2 से 3 आ सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 कथन वाले आ सकते हैं। तो आपको बस पता होना चाहिए। देखो, किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था में और बढ़ते हैं। ये बात जो है आपकी कही थी, वो कही थी जो है जर्सील्ड ने। ठीक है, नाम याद रख लेना। जो है देखो, वैसे परिभाषा जो है 2-3 आती है, लेकिन अपने को जो है एक बार पढ़ लेते ना, आंखों के आगे से निकल जाती है, तो कई बार याद रह जाती है। तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, रीट में आया हुआ क्वेश्चन, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ये कथन कौन से विकास से संबंधित है? तो देखो, संवेदना क्या होती है? मस्तिष्क से संबंधित होती है। किससे? मस्तिष्क से। आप कोई चीज को फील कर पा रहे हो, ये संवेदना मतलब कोई चीज को फील करना। ठीक है, टच को भी फील करते हो, सुगंध को, जो सुगंध है, गंध है, उसको भी फील करते हो। तो ये सारे मानसिक विकास के जो है भाग हैं। तो संवेदना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है या पहली सीढ़ी है। ये कथन मानसिक विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48वां क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज तक आया हुआ नहीं है और आने के चांस बनते हैं, क्योंकि इग्नोर कर देते अपन। निम्न में से किस विशेषता को समझाने के लिए पियाजे ने तीन पर्वत समस्या का प्रयोग किया? तो क्वेश्चन आ सकता है आपके 3 माउंटेन टास्क। क्या आ सकता है? 3 माउंटेन टास्क। 3 माउंटेन टास्क। क्या 3 माउंटेन टास्क, या हिंदी में लिखा है तो 3 पर्वत समस्या। और ये जो है ना आपकी अहम केंद्रवाद से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अहम केंद्रवाद से संबंधित है। क्या? 3 पर्वत समस्या। और अहम केंद्रवाद आपका जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। अहम केंद्रवाद का मतलब होता है जो बालक होता है वो सोचता है कि जो है उसका दृष्टिकोण सबसे सही है, मतलब वो सबसे सही है। बालक क्या सोचता है कि जो है मतलब मैं हूं ना, मैंने बोल दिया वो बात ही सही है। ये होता है अहम केंद्रवाद। और इसके लिए जो है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। और इसके लिए पियाजे ने जो है 3 पर्वत समस्या या 3 माउंटेन टास्क जो है उसका प्रयोग किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। और क्वेश्चन 49 बोल रहा है आपके कि ब्रूनर द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था क्या है? अब ब्रूनर ने कौन सा विकास दिया? संज्ञानात्मक विकास। और ब्रूनर ने जो है 3 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? सबसे पहले आती है सक्रिय अवस्था। कौन सी अवस्था? सक्रिय अवस्था। सक्रिय अवस्था होती है 2 वर्ष तक, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। उसके बाद में आती है प्रतिबिंबात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? प्रतिबिंबात्मक अवस्था। और प्रतिबिंबात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक। और उसके बाद में आती है संकेतात्मक अवस्था। और सबसे उच्च स्तर होता है यही, 7 से आगे जो है आपके 11 वर्ष तक जो है ये होती है। तो प्रतिबिंबात्मक और सक्रिय, सबसे नीचे जो निम्न अवस्था होती है वो होती है आपकी सक्रिय।
फिर प्रतिबिंबात्मक, और सबसे उच्च जो है सर्वोच्च अवस्था होती है वो संकेतात्मक। तो ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, संकेतात्मक। और संकेतात्मक जो आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो कौन सा उत्तर करोगे आप, देखो नाम ध्यान रखना। संकेतात्मक जो होती है उसको प्रतीकात्मक कहते हैं। अब देखो संकेत मतलब कोई चीज का प्रतीक, ठीक है। नाम ध्यान रखना, इसको जो है इंग्लिश में इनेक्टिव कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इनेक्टिव। इसको कहते हैं आइकॉनिक, इसको क्या कहते हैं, आइकॉनिक, ठीक है। इसको कहते हैं सिंबॉलिक, क्या कहते हैं, सिंबॉलिक। अब देखो यहां पर तो नाम चेंज हो गया, संकेत को क्या लिख दिया, प्रतीक। देखो सक्रिय को सक्रिय लिख दिया, प्रतिबिंबात्मक को प्रतिबिंबात्मक, और यहां पर संकेत को क्या लिख दिया, प्रतीकात्मक। लेकिन इंग्लिश में संकेत को क्या कहते हैं, सिंबॉलिक। तो देखो इंग्लिश में जाते हैं, देखो अभी देखें चौथा ऑप्शन, ये देखो चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, सिंबॉलिक, ठीक है। तो इंग्लिश नाम थोड़े याद कर सको तो कर लेना, क्योंकि अभी संकेतात्मक आप ढूंढते रह जाओगे और फिर सोचोगे यार क्या कर दिया क्या कर दिया। तो ध्यान रखना संकेतात्मक और प्रतीकात्मक एक ही होती है, ठीक है। तो ये इसका सर्वोच्च स्तर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, हाइंज डिलेमा। हाइंज डिलेमा का संबंध किस सिद्धांत से है, हाइंज डिलेमा का संबंध किस सिद्धांत से है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रयोग है। ये भी क्या है, एक प्रकार का प्रयोग है, जिसको हिंदी में कहते हैं हाइंज की जो है दुविधा। हाइंज की दुविधा ये भी एक प्रयोग है, एक कहानी है, हाइंज की दुविधा। और हाइंज की जो दुविधा है वो आपकी जो है कोहल वर्ग के नैतिक विकास से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हाइंज डिलेमा, जिसको हाइंज की दुविधा कहते हैं। ये कोहल वर्ग के नैतिक विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। 51वां क्वेश्चन कल अपन पढ़ चुके वैसे तो, कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जो किसने दिया था, एरिक्सन ने। किसने, एरिक्सन ने। और इसने कितनी अवस्थाएं बताई थी, 8 अवस्थाएं। और वो नहीं देखी है तो पिछला वीडियो जरूर देखें, जो अपना पहला भाग है वो। अब अलग से मैं 8 अवस्थाएं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। उसमें पहली अवस्था कौन सी होती है, विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है। तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में विश्वास बनाम अविश्वास, और ये होती है 0 से 2 वर्ष तक। कब तक, 0 से 2 वर्ष तक। विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है। तो मतलब जो है जो विश्वास बनाम अविश्वास जो है वो पहली अवस्था होती है 8 अवस्थाओं में से, और ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। तो 0 से 2 वर्ष तक का बालक कौन सी अवस्था में रहता है, शेषावस्था में। तो उत्तर क्या हो गया, शेषावस्था में। लॉजिक से क्वेश्चन हो रहे हैं तो ऐसे ही आपको करने हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर दें इसी बात पर। क्वेश्चन नंबर 52। 52वां क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 52वां क्वेश्चन है ब्रॉन फेन ब्रेनर, ठीक है। थोड़ा सा जो है सही से छपा हुआ नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। ये ब्रॉन फेन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था, तो इन्होंने दिया था पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत। पारिस्थितिकी सिद्धांत मान सकते हो, पारिस्थितिकी सिद्धांत दिया था इन्होंने। बालक के माता पिता के कार्य क्षेत्र का परिवेश और स्थानांतरण किस पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो देखो जो है ब्रॉन फेर्नर ने जो है पारिस्थितिकी सिद्धांत में 5 जो है आपके दिए थे। 5 में जो है आपके सबसे पहले होता है माइक्रोतंत्र। कौन सा, माइक्रोतंत्र, जो ये ना माइक्रोतंत्र, ठीक है। पहला ये होता है, और इसको लघुतंत्र भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लघुतंत्र, ठीक है। दूसरा जो होता है मेसो या मीसो, इसको आपको कहते हैं मध्य तंत्र। क्या कहते हैं, मध्य तंत्र, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा जो आपका होता है एक्सो, जो ये रहा तीसरा एक्सो, इसको कहते हैं आपका बाह्य तंत्र। क्या कहते हैं, बाह्य तंत्र। और चौथा जो होता है मैक्रो, उसको कहते हैं वृहत तंत्र। क्या कहते हैं, वृहत। और 5वां जो होता है उसको कहते हैं आप क्रोनो। क्या कहते हैं, क्रोनो तंत्र। और क्रोनो को कहते हैं आप घटना चक्र। क्या कहते हैं, घटना तंत्र। अब देखो इनमें भी जो है अलग अलग होता है। जो है लघु, जो पहला तंत्र होता है, इसमें आता है माता पिता, अध्यापक, या फिर हम कह सकते हो परिवार और कक्षा और अध्यापक। ये सारे इसी में आते हैं, अध्यापक और कक्षा। ये सारे के सारे। अब ये आ जाए कि कक्षा किस जो है मतलब मंडल से है, तो माइक्रो या लघु मंडल से, ठीक है। फिर जो है आपका आता है दूसरा, वो आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल में आता है अध्यापक अभिभावक, अध्यापक अभिभावक का संबंध, अभिभावक का संबंध। मतलब जो है अभिभावक और अध्यापक जो बीच में जो आपके संबंध होता है वो आता है आपका मध्य मंडल में। फिर तीसरा आता है आपका एक्सो मंडल। एक्सो मंडल में ये आता है बालक के माता पिता के कार्य क्षेत्र, परिवेश और स्थानांतरण। मतलब माता पिता का ट्रांसफर वगैरह हो रहा है, वो उनका कार्य क्षेत्र क्या है, वो सारे आते हैं आपके एक्सो में। तो उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। तीसरे के बाद चौथा आता है मैक्रो तंत्र या वृहत तंत्र। वृहत तंत्र में आते हैं सामाजिक प्रथाएं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सामाजिक प्रथाएं कौन से तंत्र में आती है, तो मैक्रो या वृहत में, ठीक है। इसके साथ साथ सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, ये भी किस में आता है, ये भी आपका
वृहत में आता है। फिर बढ़ता है क्रोनो, क्रोनो में आता है माता पिता की आर्थिक स्थिति, क्या आती है, आर्थिक स्थिति और तलाक, माता पिता का तलाक हो जाता है, वो किस में आएगा, आपका क्रोनो में। तो ध्यान रखना, एक्सो में तो आता है ये माता पिता के जो है कार्य क्षेत्र और स्थानांतरण, लघु में आता है माता पिता परिवार कक्षा अध्यापक, मध्य में आता है आपका अध्यापक अभिभावक का संबंध, और फिर जो है आपका जो है चौथा आ जाता है मैक्रो, मैक्रो में आता है सामाजिक प्रथाएं और सांस्कृतिक मूल्य, इसको हिंदी में वृहत तंत्र कहते हैं। और आर्थिक स्थिति और तलाक जो है माता पिता को, वो क्रोनोस जो है सिस्टम में आता है। अगला क्वेश्चन, ये आपके समझ में आ गया होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक्सो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 53 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थूल गतिक कौशल है। गतिक कौशल दो प्रकार के होते हैं, सकल या स्थूल, और एक होता है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल। अब इनमें अंतर क्या होता है, स्थूल गतिक कौशल क्या होते हैं, जिसमें जो है पूरे शरीर का या फिर हम कह सकते हैं पूरे अंग का प्रयोग हो, क्या हो, पूरे अंग का प्रयोग हो, मतलब पूरे बड़े अंग का प्रयोग हो, जैसे अपन हाथ से कोई चीज पूरा हाथ का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। सूक्ष्म में क्या होते हैं, जो उंगलियों से ही हो जाए काम, जो क्या हो जाए, उंगलियों से ही पकड़ कर हम जैसे पेन से लिखते हैं, ठीक है। तो देखो बुनाई, बुनाई में अपन कोई सुई या जो भी चीज लेते हैं उसमें जो है उंगलियों से पकड़ते हैं, तो ये हो गया आपका सूक्ष्म, ठीक है। तैरना, तैरने में आपका पूरा शरीर का इस्तेमाल होता है, तो ये क्या हो गया, स्थूल, ठीक है। एक कागज पर एक वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, तो आप देखो एक कागज पर एक वृत्त को काटोगे तो आप जो है हाथों का ही जो उंगलियों का इस्तेमाल करोगे, सूक्ष्म गतिक कौशल, आराम से धीरे धीरे करोगे, ठीक है। फिर जो एक कागज के एक बड़े आयत पर रूपरेखा, तो ये तो एक ही चीज होगी, तो ये भी काटना क्या हो गया, सूक्ष्म। तो स्थूल कौन सा हो गया, तैरना, जिसमें आप पूरे जो हाथों का पूरी बॉडी का प्रयोग कर रहे हो, वो होता है स्थूल गतिक कौशल, ठीक है। और सूक्ष्म होता है जिसमें आप छोटे जो है शरीर के सबसे छोटे अंग जैसे उंगलियां वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो होता है आपका सूक्ष्म। तो यहाँ पर जो है तैरना जो है स्थूल जो है आपका गतिक कौशल है। क्वेश्चन नंबर 54, पियाजे के अनुसार एक बालक द्वारा निर्जीव वस्तुओं को सजीव चित्रण करना कहलाता है। अगर कल वाली क्लास नहीं देखी तो जरूर जाकर देखें, उसमें बता चुका मैं, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है वो जीववाद में, किसमें, जीववाद में। किसी रस्सी में जान मतलब समझ लेना, किसी खिलौने को जो है, किसी कुत्ते का अगर खिलौना है, कोई खरगोश का खिलौना है, उसमें को जो है वो एकदम ऐसे व्यवहार करता है उसके साथ कि जैसे वो निर्जीव नहीं सजीव है, खिलौनों को वो जीवित मान लेता है, तो ये आता है जीववाद। और जीववाद होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता, किसकी होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में शारीरिक विकास का क्षेत्र है, मतलब शरीर का विकास क्या होता है, हड्डियों का मजबूत होना भी शारीरिक विकास है, बिल्कुल। और हड्डियों का आकार बढ़ना शारीरिक विकास नहीं है, और आकार जैसे बढ़ेगा वो आ जाएगा वृद्धि में, शारीरिक वृद्धि में आ जाएगा, ठीक है। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये जो आंतरिक जो है मांसपेशियां वगैरह होती है, अंग वगैरह होती हैं, तो ये भी जो है शारीरिक विकास में आता है। और स्नायु मंडल का बढ़ना भी जो आता है वो शारीरिक विकास में आता है। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड्डियों का मजबूत होना शारीरिक विकास है, और हड्डियों का आकार बढ़ना जो है शारीरिक वृद्धि है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में वही एक परिभाषा दी हुई है, बस आपको आंखों के आगे से गुजारना है कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है, मतलब अलग अलग व्यक्तियों के विकास अलग अलग गति से होते हैं। ये भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है, मतलब जीवन भर जो विकास चलता है उसमें ये चीज बनी रहती है। ये परिभाषा किसने दी, तो डायरेक्ट आपको नाम पता होना चाहिए। तो ये परिभाषा दी आपकी डगलस व हॉलैंड ने। क्या कहा इन्होंने कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, और ये जो है भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। डगलस और हॉलैंड ने ये बात कही है। सबसे फिर है 57वां क्वेश्चन, सत्य कथन का जो है आपको बताना है, पहचान करनी है। सबसे पहला, विकास सार्थक अभिवृद्धि के अभाव में असंभव है, तो बिल्कुल गलत। बिना अभिवृद्धि के भी विकास हो सकता है, बिना अभिवृद्धि के भी विकास हो सकता है, तो ये गलत हो गया। अभिवृद्धि के अभाव में भी विकास संभव है। फिर वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि वृद्धि और विकास, फिर आता है एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के विपरीत है। तो ध्यान रखना, वृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। तो पहला गलत, दूसरा सही है। तो इसमें ऑप्शन में डालते हैं, ऑप्शन में केवल 2 होना चाहिए, हाँ ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 क्या बोल रहा है, कल अपन जो है 58वें क्वेश्चन को वैसे देख चुके हैं, वापस देख लेते हैं। सबसे पहले, व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है क्या कहलाता है। तो अपन बात कर चुके हैं व्यवहारों का संगठित पैटर्न, कल बात करी थी स्कीम्स कहलाते हैं। क्या कहलाती है, स्कीम्स।
ठीक है। व्यवहारों का संगठित पैटर्न स्कीम्स कहलाती है। जैसे कोई बालक है, सुबह उठता है, डेली स्कूल जाता है, नहाता धोता है, खाना खाता है, बैग लगाता है, जूते बांधता है, तो ये डेली उसका रूटीन है। और व्यवहारों का जो एक संगठित पैटर्न होता है उसको आसानी से दोहराया जा सके वो कहलाता है स्कीम्स। और एक होता है स्कीमा। स्कीमा क्या होती है? ये होती है व्यवहार, जो व्यवहार का तो हो गया, ये होती है विषय पर ज्ञान का संगठित पैटर्न। क्या होता है? ज्ञान का संगठित समूह। ज्ञान का संगठित समूह जो लंबे समय तक याद रहे, जो लंबे समय तक याद रहे, लंबे समय तक याद रहे, दोनों अलग अलग चीज हैं, याद रहे। नाम एक जैसे स्कीम्स और स्कीमा। स्कीम्स होती है व्यवहार का संगठित पैटर्न और स्कीमा होती है ज्ञान का संगठित समूह जो लंबे समय तक याद रहे। 59वां क्वेश्चन। 59वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है? तो पूर्व बाल्यावस्था शेषावस्था के जस्ट बाद में, यानी कि 3, 4, 5 वर्ष का बालक होता है उसकी होती है। तो पहली बात अनुकरण से सीखता है, तो बिल्कुल अनुकरण करके सीखता है। दूसरी प्रश्न करने की अवस्था, बिल्कुल उसमें उसको तरह तरह के प्रश्न करता है। ये जो है ऐसे वैसे, जो अपने प्रश्न का मतलब ये नहीं कि कोई जो है सब्जेक्ट के प्रश्न करता है, वो प्रश्न करता है आपके जो है मतलब कि कैसे जो है कोई चीज क्या होती है, ये क्या है, ऐसे क्या है वह। ठीक है। फिर खिलौनों की आई। खिलौना मतलब टॉय एज, और कल बात कर चुका टॉय एज किसको कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को। और एक होती है प्ले एज, खेलने की आयु, ये होती है उत्तर बाल्यावस्था। क्या होती है? उत्तर बाल्यावस्था। तो प्ले एज यानी खेलने की अवस्था तो उत्तर बाल्यावस्था, और टॉय एज यानी पूर्व बाल्यावस्था जो है खिलौनों की आयु। तो तीनों इसमें सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो है 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। उसके बाद अगली क्लास में करेंगे संज्ञानात्मक विकास का वह स्तर जहां बालक स्वयं पहुंच सकते हैं एवं संज्ञानात्मक विकास का वह स्तर जहां किसी की सहायता से पहुंचा जा सकता है। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार इसमें के बीच में क्या अंतर क्या कहलाता है? देखो मान लो कि आप एक बालक है, वो यहां तक सीख सकता है, इतना इस लेवल तक सीख सकता है, एक लेवल है यहां तक सीख सकता है। लेकिन आप एक बड़ा आदमी उसकी मदद करता है और ये जो है यहां तक सीख जाता है। लेवल जो मान लो कि ये लेवल 1 है, यहां तक सीख सकता है, लेकिन एक बड़ा आदमी उसकी मदद करे तो वो लेवल 2 तक क्या कर सकता है? सीख सकता है। तो इस लेवल 1 से लेवल 2 तक किसकी सहायता से गया? दूसरों की सहायता से। देखो यहां लिखा है ना, जहां किसी दूसरे की सहायता से पहुंचा जा सके। और इन दोनों के जो बीच का अंतर होता है उसको कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या कहता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ध्यान रखना। इसको इंग्लिश में कहते हैं जोन प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, जेडपीडी। तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है जेडपीडी तत्व किसने दिया? तो वाइगोत्स्की ने। और कई बार आ जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र का जो है नियम किसने दिया? तो वाइगोत्स्की ने। ध्यान रखना, वाइगोत्स्की ने क्या बोला कि एक बालक जो है कुछ तो अपने आप से सीख लेता है और कुछ जो है किसी बड़े की मदद से सीख लेता है। और इन जो एक जो स्तर है उससे दूसरे स्तर के बीच के जो विकास होता है उसको, जो एक क्षेत्र होता है उसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जेडपीडी, जोन प्रोक्सिमोडिस्टल प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट कहते हैं। तो कुल मिला के जो है आपका ये जो है 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली क्लास मिलते हैं कल क्वेश्चन नंबर 61 से। धन्यवाद।